सो हेलो एंड वेलकम, आपका स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर 1, इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स। तो इसके अंदर आपको इंट्रोडक्शन देखना है बेसिकली कि स्टैट्स होती क्या है, स्टैट्स के अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं, स्टैट्स को हम कैसे यूज़ करते हैं, स्टैट्स का यूज़ क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम बेसिक तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बातें, कैसे आप इस वीडियो को देखकर मिनिमम इनपुट देकर मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हो। ये बातें मैं हर वीडियो के स्टार्टिंग में बोलता हूँ। अगर आपको ये बातें पहले से पता है तो आप डायरेक्टली टॉपिक 1 के ऊपर जंप कर सकते हो। सबसे पहली बात, कभी कभी चैप्टर इतना बड़ा होता है कि बच्चे को पता नहीं चल पाता कि सबसे पहले उसको ये पढ़ना है, उसके बाद उसको ये पढ़ना है, उसके बाद उसको ये पढ़ना है और इस तरीके से उसको चैप्टर फिनिश करना है। तो मैंने क्या किया है ना, मैंने हर चैप्टर को छोटे छोटे टॉपिक्स में डिवाइड किया है। अभी आपको पता होगा कि सबसे पहले आपको टॉपिक 1 पढ़ना है, उसके बाद टॉपिक 2 पढ़ना है, उसके बाद टॉपिक 3 पढ़ना है और इस तरीके से आपको अपने चैप्टर को फिनिश करना है। सेम इसी तरीके से मैंने यूट्यूब वीडियो के अंदर भी चैप्टर बना दिए जिससे कि आप डायरेक्टली किसी भी टॉपिक के ऊपर जंप कर सकते हो। दूसरी बात, अभी आपको किसी भी चैप्टर को पढ़ने के लिए वीडियो का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने पूरा का पूरा चैप्टर सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो में कवर किया है। तीसरी बात, इस वीडियो के अंदर जो भी आप पढ़ोगे उसके नोट्स बनाने की जरूरत आपको नहीं है। वो सारे के सारे नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। फोर्थ थिंग, अगर आप कोई सा भी चैप्टर हमारे नोट्स में से पढ़ते हो और आप कोई सा भी कॉन्सेप्ट करते हुए, कोई सा भी क्वेश्चन करते हुए कहीं पे अटक जाते हो, तो उस कॉन्सेप्ट के और उस क्वेश्चन के राइट हैंड साइड में आपको एक क्लिक हियर नाम का आइकन दिखेगा। अगर आप उस पर क्लिक करते हो तो आप उस यूट्यूब की वीडियो के उस पार्ट में पहुंच जाओगे जहाँ पे मैंने वो वाला कॉन्सेप्ट या फिर वो वाला क्वेश्चन पढ़ाया होगा। तो आप डायरेक्टली वहां से अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। और लास्ट चीज, बच्चे मुझसे कई बार पूछते हैं कि अगर वो इस वीडियो के सारे कॉन्सेप्ट, सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं तो उसके अलावा भी और कुछ करने की उनको जरूरत पड़ेगी। तो अगर आप इस वीडियो के सारे कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन सही से कर लेते हो तो आपको कुछ और करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एग्जाम के अंदर 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ला सकते हो। अब शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। तो इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक हमारे पास आता है कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी कि इकोनॉमिक्स क्या होती है। सबसे पहले इकोनॉमिक्स की हमें ज़रूरत क्यों होती है? इकोनॉमिक्स की हमें ज़रूरत होती है कंज्यूमर्स के लिए, प्रोड्यूसर्स के लिए, वर्कर्स के लिए, प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए। कोई भी गुड्स और सर्विस प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा तो उसका प्राइस क्या होने वाला है उसको डिटरमाइन हमें करना पड़ता है। वो हम किसकी हेल्प से करते हैं? इकोनॉमिक्स की हेल्प से करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम, देखो ये जो गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं ना, ये अलग जगह पर बनते हैं, यानी कि एक जगह पे ये बनते हैं, उसके बाद दूसरी जगह पे इन्हें कंज्यूमर के पास पहुंचाना पड़ता है। किसके पास? कंज्यूमर के पास इनको पहुंचाना पड़ता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये कैसे होगा इकोनॉमी के अंदर? अगर मुंबई में कोई गुड बन रहा है तो दिल्ली वाले लोगों को वो कैसे मिल सकता है? अगर कहीं और पर कोई गुड बन रहा है तो वो वाला गुड दूसरी जगह पर कैसे लाया जा सकता है? उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये क्या होती है? ये प्रॉब्लम भी हम सोल्व करते हैं इकोनॉमिक्स की हेल्प से। इसके बाद माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स दो हमारे पास आती है। देखो, अगर हमें स्मॉल स्टडी करनी है, हमारे पास क्या होती है? इकोनॉमी, या फिर हमारी इंडिया के अंदर क्या होती है? एक इकोनॉमी होती है। इस इकोनॉमी को हमें दो टाइप से स्टडी कर सकते हैं। सबसे पहले स्मॉल स्टडी कर सकते हैं। स्मॉल स्टडी यानी कि एक कंज्यूमर पर स्टडी कर सकते हैं, एक प्रोड्यूसर पर स्टडी कर सकते हैं, छोटे मोटी स्टडी कर सकते हैं, या फिर होल एज अ होल पूरी इकोनॉमी के ऊपर भी हम स्टडी कर सकते हैं। अगर हम छोटी मोटी चीज़ों के ऊपर स्टडी करेंगे तो उसको हम बोलेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स, और अगर हम एज अ होल करेंगे तो उसको हम बोलेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये क्या हो गया? ये हो गया माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर हम छोटी मोटी चीज़ पे स्टडी करेंगे, जैसे एक कंज्यूमर हो गया, एक प्रोड्यूसर हो गया, 5 कंज्यूमर हो गए, एक बिजनेस हो गया, एक छोटी मोटी चीज़ हो गई, उसको हम बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। और एज अ होल अगर हम पूरी की पूरी इकोनॉमी पे एज अ होल काम करेंगे, स्टडी करेंगे, तो उसको हम बोलेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है? जब हम इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट पर क्या करते हैं? स्टडी करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। और मैक्रो फंक्शनिंग एज अ होल पूरी इकोनॉमी पे अगर हम स्टडी करते हैं तो उसको हम बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स आपके 12th के अंदर आएगी। अभी 11th के अंदर केवल और केवल माइक्रो इकोनॉमिक्स आपकी है। अब टॉपिक 2 इस चैप्टर का हमारे पास आता है मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स, यानी कि स्टैट्स का मतलब क्या होता है। देखो, हमें जो इकोनॉमी होती है ना,
उसके अंदर हमें बहुत सारी स्टडी करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? बहुत सारी स्टडी करनी पड़ती है प्रोड्यूसर पर, कंज्यूमर पर, कि कैसे सब लोग काम कर रहे हैं, प्रोड्यूसर कैसे काम कर रहा है, कंज्यूमर कैसे काम कर रहा है, वगैरह वगैरह। अब ये जो इकोनॉमी होती है इसके ऊपर क्या करना पड़ता है हमें? स्टडी। तो ये स्टडी करने के लिए ना हमें क्या चाहिए होता है? डाटा चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? डाटा चाहिए होता है बहुत सारा। यानी कि जो कंज्यूमर है उसने पिछली साल कितना गुड्स खरीदा था, इस साल उसने कितना गुड्स खरीदा है, अगले साल वो कितना गुड्स खरीद पाएगा, हम उसके बेस पे उसे निकाल सकते हैं। प्रोड्यूसर ने कितना गुड्स बनाया था, ये सारा क्या चाहिए हमको? डाटा चाहिए होता है। अब इस डाटा को हम क्या करते हैं? सबसे पहले तो कलेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? सबसे पहले कलेक्ट करते हैं, फिर उसको क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफाई यानी कि अगर आपको पूरे वर्ल्ड का या फिर पूरे इंडिया का डाटा एक साथ दे दिया जाएगा तो आप खो जाओगे कि सबसे पहले क्या पढ़ो। हमें क्या करना पड़ता है? क्लासीफाई करना पड़ता है, उसे सीक्वेंस वाइज लगाना पड़ता है। मेंस का अलग, वुमेन्स का अलग, कंज्यूमर का अलग, प्रोड्यूसर का अलग, अर्बन एरिया का अलग, रूरल एरिया का अलग, इस तरीके से अलग सिटीज़ का अलग अलग डाटा। तो इस तरीके से हमें क्या करना पड़ता है? क्लासीफाई उसको करना पड़ता है। उसके बाद उसको हमें क्या करना पड़ता है? प्रेजेंट करना पड़ता है। यानी कि अच्छे से लिखना होना चाहिए, टेबल की फॉर्म में होना चाहिए, ग्राफ्स की फॉर्म में होना चाहिए, जिससे कि लोग उसको पढ़ सके। अब हम इन तीनों फंक्शंस को मिला के क्या बोल देते हैं? इन तीनों फंक्शंस को मिला के बोल देते हैं स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैट्स का मतलब क्या हुआ? स्टैट्स का मतलब हुआ डाटा को कलेक्ट करना, डाटा को क्लासीफाई करना और डाटा को प्रेजेंट करना, उसको हम बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। तो इकोनॉमी के अंदर हमें क्या करनी पड़ती है? स्टडी करनी पड़ती है, जिसके लिए हमें मेनली क्या चाहिए होता है? डाटा चाहिए होता है। डाटा को हम कलेक्ट करते हैं, फिर क्लासीफाई करते हैं, फिर प्रेजेंट करते हैं। इन तीनों चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? स्टैट्स बोलते हैं। अब स्टैट्स की ना अलग अलग डेफिनेशन हमारे पास है। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं, वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन। ये डेफिनेशन क्या बोलती है? डिटरमाइन द वेल्थ ऑफ द कंट्री एंड इट्स ग्रोथ। यानी कि कंट्री के पास कितना पैसा है और वो कैसे ग्रो कर सकती है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टैट्स बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन। और डेफिनेशन हमारे पास आती है क्या? मटेरियल वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन। ये क्या बोलती है? एग्जामिन दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एज सोशल एक्शन। यानी कि इंडिविजुअल जो सोशल एक्शन लेने वाले हैं, यानी कि जैसे मैं एक इंसान हूँ, मेरी क्या है? कुछ नीड्स है, जैसे मेरे को पहनने के लिए कपड़े चाहिए, खाने के लिए खाना चाहिए, मेरे को कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस चाहिए, घर चाहिए, कार चाहिए, बाइक चाहिए, ऐसी बहुत सारी चीज़ें क्या है? मेरी नीड है। ये क्या है? मेरी सोशल नीड है। तो इनके ऊपर हम स्टडी करते हैं, उसको हम स्टैट्स बोलते हैं। ये क्या बोलती है? सेकंड डेफिनेशन बोलती है। पहली डेफिनेशन ने क्या बोला था कि कंट्री के अंदर कितना पैसा है और कंट्री कैसे ग्रो हो सकती है। दूसरी डेफिनेशन ने हमको क्या बताया कि जो हमारी कंट्री है उसमें इंडिविजुअल कैसे सोशल नीड को पूरा करते हैं। तीसरी डेफिनेशन हमको क्या बोलती है? ये देखते हैं, स्कैरसिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन। ये क्या बोलती है? स्टडी ह्यूमन बिहेवियर। ये ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करती है, उसको हम स्टैट्स बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद ये फोर्थ डेफिनेशन हमको क्या बोलती है? ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन। यानी कि ऑल्टरनेटिव यूजेस टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस। गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करने के अलग अलग कौन से वे हो सकते हैं। जैसे ये पेन है, इस पेन को प्रोड्यूस करने का अलग अलग वे हो सकता है। तो वो कौन से अलग अलग वेज हो सकते हैं एक पेन को प्रोड्यूस करने के, या किसी भी चीज़ को, किसी भी गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करने के कौन से अलग अलग वेज हो सकते हैं, उसको हम स्टैट्स बोलते हैं। तो ये चार डेफिनेशन थी, इन्होंने अलग अलग टाइप से हमको बताया कि हम कैसे कैसे किस किस चीज़ को स्टैट्स बोल सकते हैं। अभी एग्जाम के अंदर आपको ये चारों डेफिनेशन याद नहीं करनी, कोई सी भी एक जो आपको आसान लगती है वो आपको याद कर सकते हो। इसके बाद स्टैट्स ना दो सेंस में हम बोल सकते हैं, एक तो प्लूरल सेंस, एक सिंगुलर। प्लूरल के अंदर क्या होता है? जब हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, अगर हम डाटा को केवल और केवल कलेक्ट करते हैं तो हम बोलते हैं स्टैट्स इन प्लूरल सेंस। इसके बाद स्टैट्स इन सिंगुलर सेंस क्या होता है? इसके अंदर हम टेक्निक और मेथड यूज करके क्या करते हैं? डाटा को कलेक्ट करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, एनालाइज करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं उस डाटा का, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस। तो स्टैट्स क्या होता है? दो सेंस के अंदर हम बोल सकते हैं। सबसे पहला सेंस हमारे पास आता है प्लूरल सेंस, उसके अंदर हम क्या बोलते हैं? डाटा को केवल कलेक्ट करते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या आता है? सिंगुलर सेंस आता है स्टैट्स के अंदर, उसके अंदर हम क्या करते हैं? डाटा को कलेक्ट करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, एनालाइज करते हैं और इंटरप्रिटेशन करते हैं उस डाटा का। तो ये क्या हो गई? स्टैट्स दो सेंस में हो गई, एक तो प्लूरल सेंस, एक सिंगुलर सेंस। अगर डाटा को हम कलेक्ट कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे? प्लूरल सेंस। और अगर डाटा को हम कलेक्ट कर रहे हैं, प्रेजेंट करते हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, क्लासीफाई कर रहे हैं, इंटरप्रेट करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिंगुलर सेंस स्टैट्स बोलते हैं। अब टॉपिक 3 हमारे पास आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक हम पढ़ेंगे प्लूरल सेंस में, उसके बाद अगली कैरेक्टरिस्टिक हम पढ़ेंगे सिंगुलर सेंस में। तो प्लूरल सेंस की सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास आती है एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स क्या होते हैं? बहुत सारे फैक्ट्स को इकट्ठा करना, उसको हम क्या बोलते हैं? एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट। अलग अलग फैक्ट्स को इकट्ठा करना, उसको हम क्या बोलते हैं? एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स बोलते हैं। देखो ये जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक है ये किस सेंस में पढ़ोगे आप? प्लूरल का मतलब हमने क्या देखा था?
कलेक्शन ऑफ डाटा। तो ये आप क्या पढ़ोगे, कलेक्शन ऑफ डाटा के सेंस में क्या पढ़ोगे, इसके सिग्निफिकेंस पढ़ोगे। सिग्निफिकेंस यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि ये वाली स्टैट्स हमारे लिए क्या क्या करती है। तो ये क्या करती है, कलेक्शन ऑफ डाटा करती है, यानी कि बहुत सारे फैक्ट्स को इकट्ठा करती है। सबसे पहला हमने पढ़ा एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। इसके बाद न्यूमेरिकली एक्सप्रेस, उनको क्या करती है, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करती है। जैसे कि दिल्ली के अंदर कितनी पॉपुलेशन है, दिल्ली की कितनी जीडीपी थी, ये क्या किया हमने, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस किया उस वाले फैक्ट को। इसके बाद रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी, एक्यूरेसी का हम स्टैंडर्ड नाप सकते हैं। जैसे दिल्ली की जो 2021-22 की जीडीपी थी वो थी $2 ट्रिलियन, कितनी थी, $2 ट्रिलियन थी। अभी जो हमारी 2022 और 23 वाला ईयर आएगा उसमें हमें क्या करना है, जीडीपी को इंक्रीज करना है। कितना इंक्रीज करना है, $2 ट्रिलियन प्लस हमें इंक्रीज करना है। क्या करना है, $2 ट्रिलियन हमें प्लस इंक्रीज करना है। हमें कैसे पता चला कि हमने इतना इंक्रीज करना है या फिर $2 ट्रिलियन से ऊपर ले जाना है। हमने एक एक्यूरेसी से अपना स्टैंडर्ड बनाया, यानी कि हमारे पास जो पिछले साल का डाटा था उससे क्या बनाया, हमने एक स्टैंडर्ड बनाया। तो जो हमारे पास डाटा होता है, कलेक्शन होता है डाटा का, उससे हम क्या बना सकते हैं, अपने स्टैंडर्ड बना सकते हैं कि भाई हमें इतने से इंक्रीज करना है। यहाँ पर हम हैं, कल को हमें यहाँ पर जाना है, एक साल में हमें इतनी ग्रोथ होनी चाहिए, कितनी ग्रोथ होनी चाहिए, कितने रुपए की ग्रोथ होनी चाहिए, किस हिसाब से हम नाप सकते हैं, स्टैंडर्ड के हिसाब से हम उसको लगा सकते हैं, बना सकते हैं। किसकी हेल्प से हम स्टैंडर्ड बनाते हैं, डाटा की हेल्प से जो हमने कलेक्ट किया है। प्री डिटरमाइंड पर्पस, हमें हमारे पास क्या होना चाहिए, प्री डिटरमाइंड पर्पस होना चाहिए, यानी कि एक गोल हमारे पास होना चाहिए कि हमें इस वाले गोल पे एम करना है। हम जो भी प्लानिंग करेंगे, जो भी हम अपनी स्टैंडर्ड्स बनाएंगे, हम डाटा की हेल्प से क्या बनाते हैं, स्टैंडर्ड्स बनाते हैं। हम डाटा की हेल्प से जो भी चीज़ें करेंगे वो क्या करेंगे, इस वाले गोल को अचीव करने के लिए करेंगे। इसके बाद प्लेस रिलेशन टू ईच अदर, हम जितना भी डाटा इकट्ठा करेंगे ना वो एक दूसरे से क्या होगा, रिलेटेड होगा। कलेक्शन सिस्टमेटिक मैनर, हम जितना भी डाटा कलेक्ट करेंगे उसे एक सिस्टमेटिक मैनर में कलेक्ट करेंगे। ऐसा नहीं कहीं से कुछ उठा लिया, कहीं से कुछ उठा लिया, कहीं से ईंट उठा ली, कहीं से पत्थर उठा लिया, उन्हें मिक्स करके दे दिया, ऐसा नहीं। हमें अच्छे से सिस्टमेटिक मैनर में क्या करना है, डाटा को कलेक्ट करना है। इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, सिंगुलर सेल्स में अपनी स्टैट्स की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं। सबसे पहले कलेक्शन ऑफ डाटा, इसके अंदर हम क्या करते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, यानी कि डाटा को क्लासीफाई करते हैं, ये इस चीज़ का डाटा है, ये इसका, ये इसका, ये दिल्ली का है, ये मुंबई का है, ये चेन्नई का है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, डाटा को क्लासिफाई करते हैं। टेबुलेशन ऑफ डाटा, हम डाटा को क्या करते हैं, टेबल की फॉर्म में बनाते हैं, जिससे कि उसे हमें समझने में आसान हो जाएगी। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, अब जो टेबल की फॉर्म होती है ना वो अच्छी तो होती है, लेकिन हमें कंपेयर करने के लिए अलग अलग ग्राफ्स वगैरह बनाने पड़ते हैं। तो हम देखते हैं कि हमें कौन सा सही तरीके से हम उसको क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद एनालाइज करते हैं उस वाले डाटा को और इंटरप्रेट करते हैं। एनालाइज करते हैं यानी कि उसकी स्टडी करते हैं, उसको पढ़ते हैं और उससे फिर आप क्या निकालते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं। हम देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो ये तक क्या थी, ये थी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैट्स, पहले प्लूरल सेंस में, उसके बाद सिंगुलर सेंस में। प्लूरल सेंस में किस में थी, यानी कि कलेक्शन ऑफ डाटा से रिलेटेड। सिंगुलर सेंस में क्या था, कलेक्शन था, क्लासीफाई था, प्रेजेंटेशन था, एनालाइज था, इंटरप्रिटेशन था, वगैरह वगैरह। तो इन दोनों से हमने क्या करी, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी स्टैट्स। अब टॉपिक 4 हमारे पास आता है फंक्शंस ऑफ स्टैट्स। स्टैट्स के क्या क्या फंक्शन होते हैं, यानी कि स्टैट्स हमारे लिए क्या क्या काम करता है, स्टैट्स हम किस किस वर्क में काम ले सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो स्टैट्स हमारे लिए करता है वो होता है सिंपल कर देता है कॉम्प्लेक्स फैक्ट को। जो चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है उसको क्या कर देता है, वो सिंपल कर देता है। क्या कर देता है, स्टैट्स उस चीज़ को सिंपल कर देता है। कंपेरिजन ऑफ फैक्ट्स, हम दो फैक्ट्स में कंपेरिजन कर सकते हैं, हम अलग अलग चीज़ों में कंपेरिजन कर सकते हैं। किसकी हेल्प से, स्टैट्स की हेल्प से। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलेशनशिप, ये क्या करता है, एक दूसरे जो डाटा होता है, एक दूसरी जो चीज़ होती है उसको उनके बीच में लिंक बनाता है। जैसे हम यहाँ पे जीडीपी का डाटा लिखते हैं और यहाँ पे लिखता हूँ मैं दिल्ली की जीडीपी कितनी थी, उसके बाद लिखता हूँ मुंबई की जीडीपी कितनी थी, उसके बाद लिखता हूँ यूपी की जीडीपी कितनी थी। तो इन तीनों के बीच में क्या बना दिया, इन तीनों के बीच में एक रिलेशन बना दिया। किसकी हेल्प से हम रिलेशन बना पाए, स्टैट्स की हेल्प से हम रिलेशन बना पाए। इसके बाद एनलार्ज नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, जो हमारी नॉलेज और एक्सपीरियंस है उसको भी ये इंक्रीज करता है। क्या, स्टैट्स। फॉर्मुलेट पॉलिसी, हम इसकी हेल्प से क्या बना सकते हैं, पॉलिसीज बना सकते हैं फ्यूचर की। किसकी हेल्प से, स्टैट्स की हेल्प से। मेजर द इफेक्ट्स, वो जो पॉलिसीज का इफेक्ट होने वाला है वो इफेक्ट अच्छा हुआ, गलत हुआ, जो हमने सोचा था इतना इफेक्ट हो पाया। सपोज हमने सोचा था तो हमारी $1 ट्रिलियन से जीडीपी इंक्रीज हो जाएगी, क्या वो सच्ची में हो पाई या नहीं हो पाई, नहीं हो पाई तो क्यों नहीं हो पाई, वो सारी चीज़ें हम स्टैट्स की हेल्प से देख सकते हैं। टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस, यानी कि हमारी जो भी दिमाग में हमने सोची है, जो भी हमारी इमेजिनरी सिचुएशन है, हम उसको रियल
रियल में सोच सकते हैं कि वो हो सकता है। जैसे हम क्या बोलते हैं, आने वाले 5 ईयर्स में ना जो इंडिया है वो टॉप 3 में पहुंच जाएगा। किसके मामले में? जीडीपी के मामले में। जीडीपी के मामले में पूरी दुनिया में टॉप 3 में पहुंच जाएगा। अब ये क्या हम सोच रहे हैं बस, ये हमारी इमेजिनेशन है? नहीं, हमने स्टैट्स के अंदर कुछ डाटा इकट्ठा किया होगा, कुछ फैक्ट्स के ऊपर हम चले होंगे, उसके बाद हमने कंक्लूजन निकाला, हाँ भाई 5 साल में हम कहाँ पहुंच सकते हैं? टॉप 3 जीडीपी के अंदर पहुंच सकते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो ये क्या होता है, जो भी हमारी हाइपोथेसिस होती है, यानी कि जो भी हमारा दिमाग के अंदर इमेजिनेशन होती है, उसको हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि असली में क्या ये चीज़ काम भी करेगी या नहीं करेगी। इसके बाद फोरकास्ट, हम क्या कर सकते हैं, एक हद तक फ्यूचर को फोरकास्ट कर सकते हैं। हम अपना डाटा इकट्ठा करके पास्ट ईयर्स का हम क्या कर सकते हैं, फ्यूचर में सोच सकते हैं कि हाँ फ्यूचर में ये चीज़ होने वाली है। फ्यूचर को फोरकास्ट कर सकते हैं किसके बेस पे? जो हमने पास्ट ईयर का क्या किया है, डाटा को इकट्ठा किया है। तो ये थे कुछ फंक्शंस ऑफ स्टैट्स, यानी कि स्टैट्स हमारे लिए क्या क्या काम करती है। अब टॉपिक 5 हमारे पास आता है नेचर ऑफ स्टैट्स। नेचर का मतलब क्या होता है? देखो, किसी भी चीज़ का ना 2 टाइप के नेचर हो सकते हैं। किसी भी चीज़ के 2 टाइप के नेचर हो सकते हैं। एक तो हो सकता है साइंस, एक हो सकता है आर्ट। साइंस का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ या तो एक्यूरेट हो सकती है, एक्यूरेट यानी कि जैसी है वैसी है। देखो, ये पेन को मैंने यहाँ पे हवा में उछाला, ठीक है, मैं इंडिया के अंदर बैठा हूँ, ये नीचे आ गया। अभी मैं यूएसए के अंदर जाके भी इसको हवा में उछालूंगा तो भी नीचे आएगा। ग्रेविटी, यानी कि ग्रेविटी जहाँ पर भी काम करेगी सेम तरीके से काम करेगी। साइंस जहाँ पर भी काम करेगा एक्यूरेटली काम करेगा। लेकिन आर्ट क्या होता है? आर्ट के अंदर हम अपनी क्रिएटिविटी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? क्रिएटिविटी हम लगा सकते हैं आर्ट के अंदर। देखो, सपोज एक सीन है, आपके सामने एक सीन रखा हुआ है, वहाँ पे नदियाँ बह रही है और एक माउंटेन है। आपसे बोला जाता है आप उस पेंटिंग को बनाओ, अपने कागज के ऊपर पेंटिंग को बनाओ। ऐसे ही 10 लोग हैं, 10 लोगों से सेम चीज़ बोली गई है कि पेंटिंग को आप उस वाली पेंटिंग को बनाओ। तो आर्ट के अंदर हर किसी की पेंटिंग सेम दिखेगी? नहीं, हर कोई अपनी अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से बनाएगा। कोई पहाड़ इतना बड़ा बनाएगा, कोई जो रिवर है वो इतनी सी बनाएगा, कोई उसे कलर्ड बनाएगा, कोई उसे ब्लैक एंड व्हाइट बनाएगा, कोई सोचेगा कि यार ये जो पहाड़ है ये इधर होने चाहिए, कोई उसके अंदर ही चेंज कर देगा। तो हर कोई अपनी अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से काम करता है। तो कोई भी चीज़ के क्या नेचर हो सकते हैं? 2 नेचर हो सकते हैं। एक तो साइंस हो सकता है या फिर आर्ट। साइंस यानी कि वो बिल्कुल एक्यूरेट हो सकती है, पूरी दुनिया के अंदर सेम तरीके से लगेगी। और आर्ट हर कोई अलग अलग तरीके से उसको यूज़ कर सकता है। अब जो हमारी स्टैट्स होती है ना, वो दोनों होती है, कहीं कहीं पर साइंस की तरह काम करती है, कहीं कहीं पर आर्ट की तरह काम करती है। कैसे? देखते हैं। साइंस और आर्ट में हमें क्लासिफाई करना है। जो हमारी स्टैट्स होती है वो आर्ट होती है, क्योंकि मेथड ऑफ डूइंग द टास्क, हर कोई अपने अपने टास्क को अलग अलग तरीके से करेगा, इसीलिए हम बोल सकते हैं जो हमारी स्टैट्स है वो आर्ट है। इसके बाद स्टैट्स साइंस भी होती है। साइंस क्यों होती है? क्योंकि साइंटिफिक मेथड एंड हाउ टू अप्लाई, इसके अंदर कुछ मेथड होते हैं जो कि साइंस की तरह यूज होते हैं। जैसे कि अगर हम मीन मीडियन मोड निकालने इंडिया के अंदर जाएंगे तो सेम तरीके से निकालेंगे, यूएसए के अंदर निकालेंगे तो भी सेम तरीके से निकालेंगे। तो हर जगह क्या हो रहा है? सेम तरीके से अप्लाई हो रहा है, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ये साइंस भी है। तो हमने स्टैट्स को क्या बोला? स्टैट्स आर्ट भी है। क्यों आर्ट है? क्योंकि इसके अंदर लोग अपनी अपनी क्रिएटिविटी लगा सकते हैं। और स्टैट्स साइंस भी है। क्यों साइंस है? क्योंकि कहीं कहीं पर ये क्या होता है, कुछ कुछ इसके मेथड्स होते हैं जो कि बिल्कुल एक्यूरेटली यूज होते हैं, चाहे इंडिया के अंदर हो, यूएसए के अंदर हो, यूरोप के अंदर हो, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कहीं भी हो, हर तरीके से सेम तरीके से काम करेंगे। तो स्टैट्स क्या होती है? आर्ट भी होती है और साइंस भी होती है। इसके बाद टॉपिक 6 हमारे पास आता है इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैट्स इन इकोनॉमिक्स। जो हमारी इकोनॉमिक्स है या जो हमारी इकोनॉमी है उसके अंदर हमें स्टैट्स की क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले प्रोड्यूसर को क्या चाहिए? डाटा चाहिए बहुत सारा स्टडी करने के लिए, इसीलिए प्रोड्यूसर को स्टैट्स की जरूरत पड़ती है इकोनॉमी के अंदर। कंज्यूमर को भी बहुत सारा डाटा चाहिए। एक्सचेंज यानी कि गुड्स को एक्सचेंज करने के लिए पास्ट ईयर में कैसे एक्सचेंज होते थे, अब कैसे एक्सचेंज हो रही है, फ्यूचर में कैसे एक्सचेंज होंगे, इस सारा डाटा के ऊपर हम क्या करते हैं? इकोनॉमिक प्लानिंग करते हैं। तो वो सारी चीज़ें भी हमें चाहिएगी स्टैट्स के अंदर। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब मैंने आपको टॉपिक 1 के अंदर बताया था। सपोज मुंबई के अंदर कोई गुड बनाए तो उसे हम दिल्ली के अंदर कैसे भेज सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक हम कैसे भेज सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूट हम कैसे करेंगे गुड्स और सर्विस को, उस चीज़ के लिए हमें स्टैट्स चाहिए। इसके बाद इकोनॉमिक प्लानिंग, हम इकोनॉमिक प्लानिंग कैसे करने वाले हैं, फ्यूचर के अंदर हम क्या करने वाले हैं, ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? जो भी हमारे पास्ट ईयर का डाटा हमारे पास है, डाटा हम किसकी हेल्प से लाते हैं? स्टैट्स की हेल्प से। इस तरीके से स्टैट्स हमारी क्या हेल्प करता है? फ्यूचर की प्लानिंग करने में भी स्टैट्स हमारी हेल्प करता है। इकोनॉमिक प्लानिंग करने में भी स्टैट्स क्या करता है? हमारी हेल्प करता है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंस क्यों हमें स्टैट्स की जरूरत होती है इकोनॉमी या फिर इकोनॉमिक्स के अंदर।
इसके बाद टॉपिक 7 हमारे पास आता है लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, यानी कि जो स्टैट्स होती है हमारी उसकी कुछ कुछ बुरी बातें भी होती है। क्या क्या बुरी बात होती है? सबसे पहले जो रिजल्ट होते हैं वो नॉट यूनिफॉर्म होते हैं, यानी कि अगर इंडिया के अंदर हम स्टैट्स को यूज़ करेंगे तो हमें अलग रिजल्ट मिलेगा, अगर यूएसए के अंदर करेंगे तो हमें अलग रिजल्ट मिलेगा। इससे पहले टॉपिक के अंदर भी हमने देखा है कि क्या होती है, स्टैट्स आर्ट होती है, यानी कि लोग अलग अलग तरीके से उसको यूज़ कर सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक इसका क्या हो जाता है, डिसएडवांटेज हो जाता है, लिमिटेशन हो जाता है। मेथड्स नॉन एप्लीकेबल क्वालिटेटिव स्टडीज़, जो हमारी क्वालिटेटिव स्टडीज़ होती है उसके ऊपर कभी कभी हमारे जो मेथड होते हैं वो एप्लीकेबल नहीं होते। क्वालिटेटिव स्टडीज़ जैसे लोगों के इमोशन को हम मेज़र कर सकते हैं, नहीं कर सकते। लोगों की हेल्थ को हम नंबर में मेज़र कर सकते हैं कि इसकी हेल्थ 10 नंबर है, इसकी हेल्थ 20 नंबर है, ये 20% फिट है, ऐसे हम मेज़र नहीं कर सकते। तो जो हमारी क्वालिटी है उसको हम मेज़र नहीं कर सकते, सिर्फ क्वांटिटी को कर सकते हैं। 1 किलो आलू है, लेकिन आलू की क्या क्वालिटी है उसको हम मेज़र कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इसके बाद डिपेंड ऑन एवरेज, हम ना इसके अंदर बहुत ज़्यादा एवरेज के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे हमारे पास ना 2 इंसान हैं, अब ये 2 इंसान क्या करते हैं ना, ये 1 लाख रुपए पर मंथ कमाता है, क्या 1 लाख रुपए पर मंथ कमाता है, और ये 1000 रुपये पर मंथ कमाता है। क्या करता है? 1000 रुपये पर मंथ कमाता है। लेकिन अगर हम इनका एवरेज देखें तो क्या आएगा, 50,500 रुपीज़ पर मंथ। इनका एवरेज क्या आएगा, 50,500 रुपीज़ पर मंथ। अगर मैं किसी से बोलूँगा जो हमारे इंडिया के अंदर लोगों की एवरेज है ना कमाने की, वो क्या है, 50,500। कोई सोचेगा यार हर इंसान 50,500 रुपये कमा रहा है, यार ये तो बहुत सही चीज़ है। लेकिन अगर हम असली में यहाँ पर जाके देखेंगे तो क्या है, एक इंसान तो 1 लाख कमा रहा है, वो तो खुश है, लेकिन बेचारा जो 1000 रुपये महीने कमा रहा है वो कैसे चल पा रहा है? हमें दिख क्या रहा है, 50,500 कमा रहा है हर कोई इंसान, लेकिन एक इंसान तो केवल 1000 ही कमा पा रहा है। तो इस इंसान के क्या साथ हो रही है, बहुत ज़्यादा जिल्लतें हो रही हैं। तो इस वजह से क्या होता है, ये एवरेज के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड होता है, और एवरेज कभी कभी हमें सही पिक्चर नहीं दे पाता। ठीक है, कैन नॉट रिड्यूस टू इंडिविजुअल्स, कभी कभी क्या हो जाता है, इंडिविजुअल्स के साथ जागते हो जाते हैं। जैसे इस इंसान के साथ क्या हो गई, जागती हो गई, बेचारा इसे क्या लग रहा है, लोगों को क्या लग रहा है, सब दुनिया वाले सोच रहे हैं कि ये 50,500 रुपये कमा रहा है, लेकिन असली में कितना कमा रहा है, 1000 कमा रहा है। तो इंडिविजुअल्स के बारे में स्टैट्स कभी कभी नहीं सोच पाता, क्यों? क्योंकि स्टैट्स को पूरी इकोनॉमी की स्टडी करनी पड़ती है। कैन नॉट पोल डिटर्मिनेंट, यानी कि जो हमने सोचा था कई बार ऐसा नहीं हो पाता स्टैट्स के अंदर, ये भी क्या है, इसकी एक लिमिटेशन। मेथड्स आर सब्जेक्ट टू बेसिस, जो मेथड्स हैं वो बेसिस के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर किसी के भी बेसिस गड़बड़ है, या स्टैट्स को यूज़ करने वाले लोगों के, सॉफ्टवेयर के, कंप्यूटर के बेसिस गड़बड़ है, तो स्टैट्स भी गलत यूज़ हो सकती है। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इनोसेंट, देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे इस इंसान को क्या बोला गया है कि तू इतना कमा रहा है, लेकिन ये कमा कितना रहा है, इसलिए में 1000 रुपये कमा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस इनोसेंट इंसान के साथ कुछ गलत चीज़ हो रही है। किसकी वजह से? स्टैट्स की वजह से। अगर सपोज हम यहाँ पे स्टैट्स यूज़ ही ना करते, हम ये चीज़ निकालते ही ना, तो लोगों को क्या चल जाता, लोगों को पता चल जाता भाई ये 1000 रुपये कमा रहा है, ये 1 लाख कमा रहा है। अब 1 लाख कमा रहा है, ठीक है, ये तो खुश है, लेकिन ये जो बेचारा 1000 कमा रहा है, इसके लिए तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना। तो स्टैट्स यूज़ ना होती तो यहाँ पे पता चल जाता, लेकिन अभी क्या हुआ, इस इनोसेंट इंसान के साथ गलत हो गया। क्यों? क्योंकि हमने स्टैट्स को यूज़ किया था। तो ये भी क्या हो जाता है, इसकी एक लिमिटेशन हो जाती है। अब नोट करेक्ट शॉर्ट पीरियड, अब ये लॉन्ग पीरियड में तो सही है, लेकिन शॉर्ट पीरियड में कभी कभी स्टैट्स क्या नहीं होती, सही नहीं हो पाती। तो ये थी कुछ बुरी बातें जो कि थी लिमिटेशंस ऑफ स्टैट्स, यानी कि स्टैट्स के अंदर कुछ डिसएडवांटेजेस। अब लास्ट में टॉपिक 8 हमारे पास आता है, डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, यानी कि जो हमारी स्टैट्स है ना वो बहुत अच्छी है, यानी कि जो हमारी स्टैट्स है इससे ना हम बहुत सारे अच्छे काम कर सकते हैं, अपनी जो कंट्री है उसको डेवलप कर सकते हैं, जो लोग हैं उनका वेलफेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर ये जो स्टैट्स है ये गलत हाथों में पड़ गई, ये स्टैट्स क्या है, ये गलत हाथों में पड़ गई, तो इसका लोग बहुत तरीके से मिस यूज़ भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मिस यूज़ भी कर सकते हैं। सपोज हमारी ना आज चाइना के साथ वॉर स्टार्ट हो गई, लेकिन चाइना के पास ना हमारे पिछले साल के सारा डाटा उसके पास हाथ में लग गया, तो वो क्या कर सकता है, उस डाटा से हमारी इकोनॉमी को कहीं ना कहीं गिरा सकता है। तो ये जो स्टैट्स है ना इसका मिसयूज़ बहुत आसानी से हो सकता है। बहुत सारे लोग अपने फेवर के लिए, अपने मज़े के लिए इसका क्या कर सकते हैं, मिस यूज़ कर सकते हैं। तो स्टैट्स क्या होती है, स्टैट्स चीज़ तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, स्टैट्स का मिस यूज़ भी हो जाता है। तो स्टैट्स क्या है, स्टैट्स प्रूव कर सकती है एनीथिंग, नॉट बैड, बुरी नहीं है, लेकिन इसका क्या कर सकते हैं लोग, मिसयूज़ कर सकते हैं अपने फ़ायदे के लिए। उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स।